17वीं सदी की शुरुआत व्यापार के नाम पर भारत की धरती पर कदम रखती है एक कंपनी जो आगे चलकर एक साम्राज्य की नींव बन जाएगी। 31 दिसंबर 1600 को स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसालों और रेशम के व्यापार से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी भारत की राजनीति और सत्ता पर काबिज हो गई। 1757 की बैटल ऑफ पलासी और 1764 की बैटल ऑफ बक्सर ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। एक व्यापारिक संस्था अब शासक बन चुकी थी। आज के इस विशेष पैकेज में हम जानेंगे कैसे एक कंपनी ने भारत पर शासन किया, क्या थे उसके फायदे और नुकसान, और कैसे 1857 के विद्रोह के बाद उसका अंत हो। देखिए भारत के इतिहास का वो अध्याय जिसने देश की तकदीर बदल दी। इस विशाल ब्रिटिश निगम की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुई थी और इसने विदेशी व्यापार का लाभ उठाते हुए एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई। इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एप्पल, गूगल या अमेज़न जैसी तकनीकी दिग्गजों के उदय से बहुत पहले अस्तित्व में थी। 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर द्वारा स्थापित ये कंपनी एक व्यापारिक संगठन और राष्ट्र राज्य के रूप में 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत, चीन, फारस और इंडोनेशिया के साथ विदेशी व्यापार से भारी मुनाफा कमाती रही। इसके कारोबार ने इंग्लैंड को सस्ती चाय, सूती वस्त्र और मसालों से भर दिया और लंदन के निवेशकों को 30% तक का भारी मुनाफा दिलाया। अपने चरम पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरह की सबसे बड़ी कंपनी थी। येल विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की प्रोफेसर और बिटवीन मोनोपोली एंड फ्री ट्रेड की लेखिका एमिली एरिक्सन कहती हैं, ये असल में भारत के बड़े हिस्से की वास्तविक सम्राट थी, जो उस समय दुनिया की सबसे उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार पर पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो उसने साम्राज्य निर्माण के रूप में एक नया रूप धारण कर लिया। एक समय ऐसा भी था जब इस विशाल निगम के पास 2,60,000 सैनिकों की एक निजी सेना थी, जो ब्रिटिश सेना की स्थायी सेना से दोगुनी थी। इतनी बड़ी सैन्य शक्ति शेष प्रतिद्वंदियों को डराने, क्षेत्रों पर कब्जा करने और भारतीय शासकों को एक तरफा समझौतों के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे कंपनी को भारी कर लगाने की शक्तियां प्राप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी राज नहीं होता और दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी की अभूतपूर्व सफलता ने आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। सन 1600 के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन के व्यापारियों के एक समूह को पूर्वी इंडीज के साथ अन्य विदेशी व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। पूर्वी इंडीज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न तक फैला हुआ एक विशाल भूभाग था। नई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से एकाधिकार थी, क्योंकि कोई अन्य ब्रिटिश नागरिक कानूनी रूप से उस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन इसे स्पेनिश और पुर्तगाली कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिनके भारत में पहले से ही व्यापारिक केंद्र थे। इंग्लैंड पश्चिमी यूरोप के बाकी हिस्सों की तरह मसालों, वस्त्रों और आभूषणों जैसी विदेशी पूर्वी वस्तुओं का शौकीन था, लेकिन ईस्ट इंडीज की समुद्री यात्राएं बेहद जोखिम भरी थी, जिनमें प्रतिद्वंदी व्यापारियों के साथ सशस्त्र झड़पें
और स्कर्वी जैसी घातक बीमारियां शामिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मृत्यु दर चौंकाने वाली 30% थी। शाही चार्टर द्वारा प्रदत्त एकाधिकार ने कम से कम लंदन के व्यापारियों को घरेलू प्रतिस्पर्धा से बचाया। साथ ही क्राउन के लिए रिश्वत की गारंटी भी थी, जिसे धन की सख्त जरूरत थी। आधुनिक नियमों की कई प्रमुख विशेषताएं सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लोकप्रिय बनाई गई। उदाहरण के लिए, ये कंपनी अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, जिसका अर्थ है कि इसने जनता को शेयर बेचकर पूंजी जुटाई और एकत्रित की। इसका संचालन एक अध्यक्ष के साथ साथ एक नियंत्रण बोर्ड या अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाता था। आज की अपेक्षाकृत शांत कॉर्पोरेट बोर्ड बैठकों के विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठकें सैकड़ों शेयर धारकों की उपस्थिति में शोरगुल भरी होती थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर ने इसे भारत में दिखावटी एकाधिकार प्रदान किया था, लेकिन कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने की भी अनुमति दी थी। शुरुआत में कंपनी के पास इस बेहद खतरनाक काम के लिए अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसीलिए उसे अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी। इसका मकसद विदेशों में अपने निजी हितों के लिए व्यापार करना था। एरिक्सन कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कंपनी द्वारा तय किए गए नियमों के दायरे में और उनके बाहर भी व्यापार करते थे। पूर्वी भारत के साथ व्यापार ने उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इंग्लैंड में अधिकांश कपड़े ऊन से बने होते थे और टिकाऊपन को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते थे, न कि फैशन को। लेकिन यह स्थिति तब बदलने लगी जब ब्रिटिश बाजार भारत से सस्ते सुंदर बुने हुए सूती वस्त्रों से भर गए, जहां देश के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग रंगों और पैटर्न में कपड़ा उत्पादित होता था। जब कोई नया पैटर्न आता तो वो अचानक लंदन की सड़कों पर बहुत लोकप्रिय हो जाता। एरिक्सन कहते हैं, कई इतिहासकारों का मानना है कि ये इंग्लैंड में उपभोक्ता संस्कृति की शुरुआत थी। जब वे सूती सामान लेकर आए तो इससे लोकप्रियता के क्षेत्र में एक नई अस्थिरता पैदा हुई। जब ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उन्हें स्थानीय शासकों और राजाओं को खुश करना पड़ा, जिनमें भारत भर में फैले शक्तिशाली मुगल साम्राज्य भी था। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी तकनीकी रूप से एक निजी उद्यम थी, फिर भी इसके शाही चार्टर और युद्ध के लिए तैयार कर्मचारियों ने इसे राजनीतिक महत्व प्रदान किया। भारतीय शासक स्थानीय कंपनी प्रमुखों को दरबार में आमंत्रित करते थे, उनसे रिश्वत लेते थे और क्षेत्रीय युद्धों में कंपनी की ताकत का इस्तेमाल करते थे, कभी कभी फ्रांसीसी या डच व्यापारिक कंपनियों के खिलाफ भी। मुगल साम्राज्य ने अपनी शक्ति भारत के आंतरिक भागों में केंद्रित कर ली, जिससे तटीय शहर विदेशी प्रभाव के लिए अधिक खुले रह गए। शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता का एक कारण बंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बंदरगाह शहरों में किलेबंद व्यापारिक चौकियों पर कब्जा करना और उनका निर्माण करना था। जब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो आंतरिक भागों में युद्ध छिड़ गया, जिससे अधिक भारतीय व्यापारी कंपनी द्वारा संचालित इन तटीय छोटे राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आर्थिक इतिहास के प्रोफेसर द ईस्ट इंडिया कंपनी द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशन के लेखक तीर्थंकर रॉय कहते हैं, समस्या ये भी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन क्षेत्रों पर कैसे और किस सिद्धांत के आधार पर शासन करेगी। एक कंपनी राज्य नहीं होती। क्राउन की सहमति के बिना क्राउन के नाम पर शासन करने वाली कंपनी संभव नहीं थी। संप्रभुता एक बड़ा मुद्दा बन गई। कंपनी किसके नाम पर कानून बनाएगी? अधिकांश मामलों में इसका उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थानीय शाखा अधिकारी के पास होता था। कंपनी का लंदन कार्यालय भारतीय राजनीति से कोई संबंध नहीं रखता था। रॉय कहते हैं कि जब तक व्यापार चलता रहा, बोर्ड संतुष्ट था और उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लंदन और शाखा कार्यालयों के बीच संचार बहुत कम होने के कारण बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसी कंपनी शहरों के लिए कानून बनाने और स्थानीय पुलिस बल एवं न्याय व्यवस्था स्थापित करने का कार्य शाखा अधिकारी पर ही छोड़ दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लाभदायक व्यापारिक कंपनी से एक पूर्ण विकसित साम्राज्य में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मोड़ 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद आया। इस युद्ध में बंगाल के नवाब के नेतृत्व में 50,000 भारतीय सैनिकों का मुकाबला मात्र 3,000 कंपनी सैनिकों से हुआ। नवाब कंपनी द्वारा करों की चोरी से नाराज थे,
लेकिन नवाब को यह नहीं पता था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य नेता रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीय बैंकरों के साथ गुप्त समझौता किया, जिसके कारण भारतीय सेना का अधिकांश हिस्सा प्लासी के युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया था। क्लाइव की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापक कराधान शक्तियां प्रदान की, जो उस समय भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था। क्लाइव ने नवाब के खजाने को लूटा और उसे लंदन भेज दिया। जाहिर है उसने अपने लिए भी काफी कुछ रख लिया। इससे कंपनी का व्यावसायिक मॉडल पूरी तरह बदल गया। पहले यह लाभभद्र व्यापार पर केंद्रित था, लेकिन अब यह कर वसूली पर केंद्रित हो गया। एरिक्सन कहते हैं, मेरी राय में इसी समय से ये एक बेहद नुकसानदेह संस्था बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामे भारत में ही समाप्त नहीं हुए। अपने सबसे काले अध्यायों में से एक में कंपनी ने चीन में अफीम की तस्करी की और बदले में देश की सबसे मूल्यवान व्यापारिक वस्तु चाय का व्यापार किया। चीन केवल चांदी के बदले चाय का व्यापार करता था, लेकिन इंग्लैंड में चांदी मिलना मुश्किल था। इसलिए कंपनी ने भारत अफीम उत्पादकों और तस्करों के काले बाजार के माध्यम से चीन के अफीम प्रतिबंध का उल्लंघन किया। जैसे जैसे चाय लंदन में पहुंचती गई, कंपनी के निवेशक समृद्ध होते गए और लाखों चीनी पुरुष अफीम के अड्डों में बर्बाद होते चले गए। जब चीन ने अफीम के व्यापार पर नकेल कस दी तो ब्रिटिश सरकार ने युद्धपोत भेजा, जिससे 1840 का अफीम युद्ध शुरू हो गया। चीन की इस अपमानजनक पराजय ने अंग्रेजों को हांगकांग पर नियंत्रण दिला दिया, लेकिन इस संघर्ष ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के नाम पर किए गए काले कारनामों पर और अधिक प्रकाश डाला। अब भारत इस कंपनी के प्रभाव के कम होने के कारणों को समझते हैं। जब कंपनी ने 1757 में बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया, 1773 तक भारतीय नीति शेयरधारकों की बैठकों से प्रभावित रही, जहां शेयरों की खरीद के माध्यम से वोट खरीदे जा सकते थे। इस व्यवस्था के कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। विनियम अधिनियम 1773 और विलियम पिट द यंगर के इंडिया एक्ट 1784 ने संसद के प्रति उत्तरदायी एक नियामक बोर्ड के माध्यम से राजनीतिक नीति पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों नियंत्रण खो दिए। 1813 में इसका वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया और 1834 से यह भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए केवल एक प्रबंध किया एजेंसी बनकर रह गई। इसके बाद इसे उस भूमिका से भी वंचित कर दिया गया। भारतीय विद्रोह 1857 के बाद 1873 में इसका कानूनी अस्तित्व समाप्त हो गया। तो व्यापार के बहाने भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। मुनाफे की इस कहानी ने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को गहराई से बदल दिया। लेकिन 1857 की क्रांति ने इस कंपनी के शासन की नींव हिला दी। आखिरकार 1858 में कंपनी का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर भले खत्म हो गया, लेकिन उसके फैसलों और नीतियों का प्रभाव आज भी भारत के इतिहास में साफ दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।